नाउ ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया ना, ये बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दैट फॉर दैट सेक इवन द नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब पता है क्या है? ये सब अप्रोच है। कॉस्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स है, अप्रोच है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग जब हमने किया था चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टोटल कॉस्ट होती है ना, ये टोटल कॉस्ट के अलग अलग बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के। हम यहाँ पर दो अलग अलग बेसिस देख रहे हैं। पहला जो बेस है उसको मैं कहूंगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वेयर द कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के कॉस्ट लग कहाँ रही है। कॉस्ट लग रही है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मतलब टोटल कॉस्ट को स्प्लिट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, फंक्शन है ना। दूसरा होता है द सेकंड बेसिस वेयर द कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब उसका नेचर, कॉस्ट का नेचर कैसा है, कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है एंड सो ऑन। इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो वो जो टेक्निक है वो बन जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग। The word marginal, you need to understand, the word marginal over here means incremental, है ना। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर 11th 12th में फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ा है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है क्या कि एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्स, with every additional unit consumed the utility derived therefrom decreases। तो जब भी मैं कोई चीज पहली बार कंज्यूम करता हूं, कंज्यूम ही जरूरी नहीं है, देखता भी हूं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बहुत एकदम पीक पे होती है। इट्स लाइक आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, फिर वो अदाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। with every subsequent unit consumed the utility derived therefrom decreases। इसीलिए यहां पर जन्म होता है तापड़िया जैसे लोगों का, जो क्या करते हैं कुछ कंजम्पशन के बाद यूटिलिटी डिक्रीज नहीं करते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को ही चेंज कर देते हैं। तो नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। विद एवरी सब्सिक्वेंट यूनिट कंज्यूम्ड द यूटिलिटी डिराइव्ड देयरफ्रॉम डिक्रीजेस, एक्सेप्शन इज तापड़िया। तो मार्जिनल मींस इंक्रीमेंटल, एडिशनल, बस वही कंसेप्ट हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग के अंदर हम लोग यहां पर यही करने वाले, हम ये देखने वाले कि हमें ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। किस पे बेस्ड होता है डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। in absorption costing profit is ascertained after considering total cost, whereas contribution is ascertained after considering variable cost only. In absorption costing there is a functional classification, and in marginal costing there is classification on the basis of variability। तो अभी हम लोग क्या करते हैं आज की लेक्चर के अंदर, हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं, मतलब अभी हम डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। एक बार मैं बताता हूं कि मैंने ये चैप्टर आपके लिए डिजाइन कैसा किया है। ठीक है, फोकस कीजिएगा। टू बिगिन विथ मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए, एकदम अल्टी बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि यहां पर हम लोग अलग अलग टर्म्स को समझेंगे, देखेंगे, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस सेल्स, मतलब हम कुछ टूल्स जमा करेंगे हमारे पास जिसकी मदद से हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, आज एडवांस में ही मैं आपको बता रहा हूं, आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, मतलब 1 और 2 क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं जिसके अंदर हम बेसिक्स देखने वाले हैं। वो जो टूल्स मैं आपको दूंगा, वो जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, वो जो नो हाउ मैं आपको दूंगा, उसके बेसिस पर 3 और 4 आपको करना है। यू रिमेंबर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फिगर इन जेपीबीपी टॉपिक? वो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखने वाले, करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ये सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, 8 9 10 11 12 13 14। आप देख रहे हो अब 14 नंबर के बाद गाड़ी का गियर चेंज हो रहा है। 14 15 के बाद आप देखेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चंस आ गए, फिर ये बड़े क्वेश्चंस, मतलब अब ये जो चैप्टर है इसका ओवरऑल स्कोप अगर आप यहाँ देखेंगे 33 क्वेश्चंस हमें करना है, बट हम आराम से कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर, पक्का? होमवर्क
काफी सारे रहेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बस पूरी तरह फोकस चाहिए मुझे सभी बच्चों का, और मेरे साथ बने रहेंगे आप, ठीक है? वैसे भी आप तो मेरे साथ हैं ही, जस्ट लव यू गाइस, बट अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बने रहेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1/AAA/13.19, फ्रेश पेज से चालू करना है। तापड़िया ने सुना होगा, फ्रेश से चालू करना है। पेज वेज तापड़िया नहीं सुनता है, तापड़िया फ्रेश से चालू करेगा। कल पता है मेरे दिमाग में वो तापड़िया सॉन्ग ही घूम रहा था। यार बनाओ यार उसका कोई एडिटिंग वर्जन, है ना? चलो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, वो फॉर्मेट आपको बनाना है एडजॉइनिंग पेज पे बना लो अगर पॉसिबल है तो। टेक एन एडजॉइनिंग पेज और उस पे बना लो। चलो अभी हम सब लोग प्लेज लेते हैं कि ये क्वेश्चन खत्म होने तक नो तापड़िया डिस्कशन एट ऑल। हार्दिक मुझे व्हाट्सएप कर दे भाई, नो तापड़िया डिस्कशन एट ऑल, जब तक ये चैप्टर अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ठीक है? एडजॉइनिंग पेज पे फॉर्मेट, आप फॉर्मेट मतलब हेडिंग तो एक ही तरफ लिखना है, बट एडजॉइनिंग पेज पे बनाते जाना है। और इसके ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ मिनट, टू राइट ABCDEFGH, है ना? तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल क्वेश्चंस है, ABCDEFG, वो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे ABCDEFG, तो इसीलिए एडजॉइनिंग पेज पे चलेगा। और नीचे ये हेडिंग्स आप लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, will give you contribution minus fixed cost, give you profit oblique loss। तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की ना, ये आपको थ्रू आउट ड्रॉ करना है ऑन एन एडजॉइनिंग पेज, ठीक है? और उसके नीचे की जो जगह ब्लैंक बचेगी ना, एडजॉइनिंग पेज के नीचे की जगह, वो भी हम यूज करने वाले हैं, डोंट वरी, इट वोंट गेट वेस्टेड। लिखा सभी ने? आराम से फॉर्मेट बना लो। तकरीबन तकरीबन आधा घंटा लगाऊंगा मैं ये क्वेश्चन में, क्योंकि कंसेप्ट क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चंस कंसेप्ट क्वेश्चन है। एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर यू रिवाइज दिस टॉपिक, यू विल हैव टू रिवाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। मतलब आप जब इंडेक्स बनाओगे तो इंडेक्स के कॉलम नंबर 4 तक इसे आपको स्टार मार्क करके रखना है कंपलसरी, है ना? एवरी सिंगल टाइम, and every single time whenever you revise this topic, you need to solve question 1 and 2. Solve, don't just oversee, don't just audit take, nothing, you have to solve properly।
अब चाहिए मुझे सबका फोकस। दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टॉपिक है, ठीक है, सभी जने प्लीज नाउ, प्लीज प्लीज, नो मस्ती। अभी एक बार एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर मस्ती करेंगे 10 मिनट, फिर दूसरा क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। ट्रस्ट मी, मैंने लाइफ में जब पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था, मेरा सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें डिसीजन मेकिंग लेनी है, ठीक है। इसका एक और नाम है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इस नाम के मतलब को समझते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि यार अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करता हूं, मेरे बिजनेस के वॉल्यूम को चेंज करता हूं, तो उसका मेरे कॉस्ट पे और प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, उसको कहते हैं सीवीपी एनालिसिस। ये चैप्टर जो है, इसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओल्ड सिलेबस सीए फाइनल में भी ये चैप्टर हुआ करता था, जहां पर एक सब्जेक्ट होता था कॉस्टिंग का, जिसका नाम था एससीएमपीई, है ना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नाम का पेपर होता था ओल्ड सिलेबस में। वो अब न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसके कुछ कंटेंट्स जो है वो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर दिए गए। तो आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप अभी जो पढ़ रहे हो उसका फाइनल में कोई रेलेवेंस नहीं है। फाइनल में बहुत रेलेवेंस है, लेकिन ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा रेलेवेंस आपकी लाइफ में, मतलब एकाग्रता के ऑफलाइन करने का डिसीजन भी मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर लिया। पहले थोड़ी सी चर्चा और फिर बाद में क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी एक फैक्ट्री है, सपोज कीजिएगा मेरी एक फैक्ट्री है, बहुत ध्यान से सुनना है। फैक्ट्री किराए पे ली है, फैक्ट्री का किराया लग रहा है। फैक्ट्री में मैंने कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस किया है, मतलब मशीनरी लगाई है, फर्नीचर बनाया है, तो ये मेरा केपेक्स हो चुका है, ये भी खर्चा फिक्स्ड है। फैक्ट्री में मैंने कुछ फिक्स्ड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बांध के रखे हैं, लग जाते हैं, जैसे कि फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मतलब अगर मैं फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता हूं, पावर कंज्यूम नहीं करता हूं, तो भी एक जो फिक्स्ड चार्ज आता है हर महीने का, वो तो आएगा ही आएगा। बाहर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, कुछ बेसिक एम्प्लॉयज है, साफ सफाई करते हैं, उसकी सैलरी है। मतलब ये कुछ खर्चे हैं जो होने ही होने हैं, चाहे मैं फैक्ट्री में काम करूं या ना करूं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। मैंने एक धंधा सोचा था, वो धंधा सोचा था मैं इस फैक्ट्री में करूंगा। वो धंधा मैंने चालू किया, मेरा धंधा लॉस में आया। लॉस में आने की वजह से मैंने वो धंधा बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद नहीं करी, ठीक है, क्योंकि मैं इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हूं। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि क्या मुझे इसी फैक्ट्री में कोई अल्टरनेटिव धंधा करना चाहिए क्या, कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरा प्रोडक्ट, कोई दूसरी सर्विस, कोई दूसरा मार्केट, कुछ तो करना चाहिए क्या। देखो, कोई भी धंधा करना है तो धंधा करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए वर्क प्लेस, दूसरा आपको चाहिए रिसोर्सेज। वो तो मेरे पास तैयार है, मेरे पास फैक्ट्री है। अब मुझे इसको एज अ फैक्ट्री नहीं, एज अ कोई और कस्टमर, कोई और चीज के लिए यूज करना है, मैं मशीन हटाकर वहां पे दूसरी चीज लगा दूंगा, मैं वैसे यूज कर लूंगा, रिटेल स्टोर बना सकता हूं मैं। सवाल ये है कि क्या मुझे वो नया धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई हैव टू टेक अ डिसीजन दैट शुड आई डू दैट न्यू बिजनेस और शुड आई नॉट परस्यू दैट न्यू बिजनेस। अब ये डिसीजन मुझे लेना है। ये डिसीजन लेते समय दो टेक्निक्स मेरे सामने होती है। पहली टेक्निक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं यहां पर बैठकर ये पूरी कॉस्ट शीट बनाता हूं कि मैं जो नया प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूं, उस प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और मैं ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, उसमें मैं टोटल कॉस्ट पकड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे यही आता है। मैंने जब ये टोटल की फिगर निकाली ना दोस्त, तो टोटलिटी बेसिस पर यहां पर मेरा लॉस आता है। क्या आ रहा है? लॉस। अगर यहां पर मेरा लॉस आ रहा है, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। लॉजिकल है, कोई भी बंदा जो है, नो वन इज देयर टू बर्न और टू लिटरली शेल आउट हिज मनी। सब चाहते हैं कि वो पैसा कमाए, अपना पैसा कमाए, वो पैसे को वेस्ट ना करे। तो यहां पर अगर लॉस आता है, तो लॉस आने की वजह से सब जो लोगों का डिसीजन क्या होगा, वी शुड नॉट डू दिस वर्क एट ऑल, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। फिर मेरा एक दोस्त आता है, मेरे साथ बैठता है, एक कप चाय पीता है, मुझसे कहता है, यार अंशुल, इतना सेटअप बना के रखा है, खाली पड़ा यार, क्या रहा है। मैं कहता हूँ, यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत नुकसान हो रहा है, हर महीने का 3-4 लाख रुपए का फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है ही है। केपेक्स हुआ है जो हुआ है, मैं ओपेक्स की बात कर रहा हूँ। किराया है यहाँ का, एम्प्लॉय की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है,
क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस निकलता है, अब एम्प्लॉय यहाँ रहते हैं तो उनका चाय पानी का भी खर्चा होता है, तो यार 3-4 लाख रुपए महीने का फिक्स खर्चा है। तो दोस्त कहते हैं तो कुछ करता क्यों नहीं यहाँ पे? मैं कहता हूँ यार कर तो रहे थे पहले काम, देखो काम चला नहीं, अब ये बंद है, अब ये दुकान एकदम से छोड़ नहीं सकते क्योंकि इतना केपेक्स लगा के बैठे हैं, तो एकदम से कैसे छोड़ सकते? तो दोस्त कहते हैं ट्राई टू थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव बिजनेस। मैं कहता हूँ यार मैंने सोचा था एक बिजनेस, ये देख यार ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग बनाकर फिर उसकी पैकेजिंग करके उसको बेच सकते हैं, लेकिन यार मैंने उसकी कॉस्ट शीट बनाई, यार सुन मेरी बात, मैंने ना उसकी कॉस्ट शीट बनाई, और ये जब कॉस्ट शीट बनाई ना तो यहाँ पर यार मेरा लॉस आ रहा है। अब क्योंकि यार तू खुद ही बता ना भाई, जब लॉस आ रहा है तो मैं कोई धंधा क्यों करूंगा? तो मेरा जो दोस्त होता है वो मेरे को कहता है एक सेकंड दिखा तेरी कॉस्ट शीट मुझे। मैंने उसको कॉस्ट शीट दिखाई, उसने मेरी ये वाली कॉस्ट शीट देखी है ना, ये कॉस्ट शीट देखी उसने। उसने देखा कि मैंने मटेरियल कॉस्ट लिया, लेबर कॉस्ट लिया, एक्सपेंसेस लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए, एडमिन ओवरहेड्स लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिए। उसने मेरे को कहा कि अंशुल यार तेरा ना कैलकुलेशन गलत है। मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है यार, कॉस्टिंग की क्लास हम दोनों ने साथ में अटेंड की थी ब्रो, साथ में किया था, तो कैसे गलत हो गया यार बता ना यार। बोले नहीं यार तेरा ये डिसीजन भी गलत है, और डिसीजन इसलिए गलत है क्योंकि तेरा कैलकुलेशन गलत है। मैं कहता हूँ डिसीजन गलत कैसे होगा भाई, मतलब डिसीजन तो देखना यार प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर जब लॉस की फिगर ही आ रही है तो भाई मुझे बता मैं क्या डिसीजन लूंगा? आई मीन व्हाई विल आई इवन कंसिडर टू डू दिस बिजनेस व्हेन आई एम एक्चुअली इंकरिंग लॉसेस, आई एम बर्निंग माय मनी। वो कह रहा है नो ब्रो, actually your calculations are wrong, because now when you prepared this cost sheet, ध्यान से सुनना, when you prepared this cost sheet, you know Anshul what you did? मैंने कहा yes tell me, I am very keen to know what mistake I done. You know Anshul, you have considered factory rent in factory overheads, you have considered factory staff salary in factory overheads, you have considered some other expenses in admin overheads, in selling and distribution overheads, which are already being incurred by you right now. मतलब अभी जब तू धंधा नहीं कर रहा है ना अंशुल, तभी भी ये खर्चे ऑलरेडी लग रहे हैं। तो एक बात बता मुझे, फिर तू धंधा करेगा या नहीं करेगा तो भी ये खर्चे लगेंगे, तो तू जब एक इवैल्यूएशन कर रहा है कि मुझे ये नया धंधा करना चाहिए, तो उसमें ये खर्चों को क्यों कंसिडर कर रहा है? बट ब्रो टेल मी वन थिंग, मैं जब धंधा करूंगा, सुन मेरी बात, जब मैं धंधा करूंगा तो फैक्ट्री का भाड़ा नहीं लगेगा क्या? पर अंशुल तू मेरे को बता, अभी जब तू धंधा नहीं कर रहा है तो क्या तेरे को भाड़ा नहीं लग रहा है? भाड़ा तो लग रहा है, मतलब आई एम स्टिल पेइंग रेंट टू माय लैंडलॉर्ड। बट दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट अंशुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। ब्रो व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी जब तू कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो भी तेरा फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, तो भी तेरे फैक्ट्री का मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो भी तेरे फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी लग रही है, मतलब अंशुल इस सबको तू कौन सी कॉस्ट कहेगा? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ समझ? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हुआ चाहे मैं बिजनेस करूं या ना करूं, कम करूं ज्यादा करूं, वॉट एवर इज द स्केल ऑफ माई बिजनेस, द कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड, दैट कॉस्ट इज नोन एज विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। तो अंशुल एक बात बता, कॉस्टिंग के अंदर हमने पढ़ा है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? संक कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को संक कॉस्ट क्यों कहा जाता है? संक ये वर्ड आता है सिंक से, और सिंक का मतलब होता है डूबना। तो कॉस्ट जो डूब चुकी है, जो लग चुकी है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब भाई तू देख अंशुल, आज तू खाली बैठा है, अपन दोनों यहाँ चाय पे मिले, अपन दोनों खाली बैठे, तो क्या तेरा इस जगह का किराया नहीं लग रहा? लग रहा है। क्या तेरा स्टाफ का सैलरी नहीं लग रहा? लग रहा है। तो भाई तू देख, तू अब ये सोचना कि अगर तू यहाँ पर कोई नया धंधा करता है तो वो नए धंधे से तू इंक्रीमेंटल अप्रोच ले, तू ये देख कि वो नए धंधे से तेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा, और तू उस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को कमाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी इंकर करेगा। समझ में आ रहा है? और ये अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट तेरी जो होती है, अगर ये तेरे को एक पॉजिटिव फिगर देती है, मतलब इफ दिस गिव्स यू इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, वर्ड मैं यूज करता हूं अभी, तो अंशुल मेरे हिसाब से ना तेरे को वो धंधा करना चाहिए। क्योंकि देख भाई, तू अगर टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन लेगा
तो तेरे को पता है तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई? बोलना भाई, मैं यही तो जानना चाहता हूँ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई अंशुल कि तूने ये जो जगह किराए पे लिए ना, ये बहुत महंगे प्राइस पे लिए। भाई तेरे को याद हो तो मैंने देख तेरे को पहले ही बोला था कि तू ये जो जगह ले रहा है जिसका महीने का भाड़ा ही 2 लाख रुपए है, यार तू एकदम से इतना इन्वेस्ट मत कर, इतना ओपेक्स मत बांध अपने पीछे। मैं तेरे तूने लिया था तभी तेरे को बोला था कि देख वो तो दूसरी वाली जगह है ना, वहां का भाड़ा 1 लाख रुपए महीना था, लेकिन तूने यहाँ पे ये 2 लाख रुपए महीने की जगह लेकर ना, देख अब गलती तो हो गई, अब तू उसको पीछे नहीं कर सकता क्योंकि तूने इतना केपेक्स कर दिया ना भाई। 2 लाख रुपए की तूने जगह ले ली, ठीक है, 10,000 स्क्वायर फीट तूने जगह ले ली, जितनी स्क्वायर फीट जगह ली उस पर तूने कितना केपेक्स लगाया, फर्नीचर बनाया, लाइटिंग करी, इंटीरियर डेकोरेशन किया, सब कुछ किया। अब देख यार, तू आज अगर ये जगह खाली करेगा ना, तेरा ये 50-60 लाख रुपए का जो फर्नीचर लगा है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो देख, जो गलती हो गई सो हो गई, बराबर है। अब तू अगर यहां पर बैठकर आज धंधा नहीं करेगा, पूरा के पूरा 2 लाख रुपए तेरे जेब से जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर तू यहां बैठकर कोई धंधा करता है जिससे तुझे कोई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होती है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बाद तेरे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बचता है, सपोज कर तू 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट बचेगा, वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को तू यूज नहीं कर सकता ये 2 लाख रुपए का भाड़ा पे करने के लिए। मतलब फिर उस केस में तेरी जेब से एक्चुअली 1 लाख रुपए ही जाएगा। तो मतलब अगर अंजुल भाई लॉस कम होता है ना, तो उसका भी मतलब होता है एक तरीके का प्रॉफिट कमाना। तो तू सिर्फ ये समझने की कोशिश कर भाई कि अगर तू ये बिजनेस करना चाहता है तो तू उसका डिसीजन टोटल प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पर मत ले, तू उसका डिसीजन ले इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस। और अंशुल ये जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होता है ना, इसी को कहते हैं कंट्रीब्यूशन, इसी को कहते हैं मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। तो एक काम कर, तेरा डेटा मुझे दे, मैं तुझे सारा कैलकुलेशन करके देता हूं और फिर तू डिसीजन लेना कि तुझे ये काम करना है या नहीं करना है। आर यू गेटिंग नाउ ऑल ऑफ यू? Really speaking, again, it's not that our calculations are changing, it's not that my cost is changing, it is just a technique, it is just an approach under which you will get a different perspective to think about things. हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा काम आता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा काम आता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा काम आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग ये बेसिस को यहां पर देखने वाले हैं। ये चैप्टर के अंदर अभी हम जो कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये कंसेप्ट दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक फॉर्मूला से और दूसरा ये जो टेबल मैंने आपके सामने मैंने बनाई है या मैं जो बना रहा हूं इस टेबल से। मैं भी आपको कुछ टर्म्स सिखाऊंगा, कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फॉर्मूला से भी सिखाऊंगा और ये टेबल से भी सिखाऊंगा। बस एब्जॉर्ब करते रहिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी सिखा रहा हूँ उसको बस एब्जॉर्ब करते रहो, समझ रहे हो? बिल्कुल चिंता मत करो। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, write down the page number of your register where you're solving this question, ठीक है? I want all of you to be attentive and focused. Now, the following information is given by Bharat Limited. Bharat Limited. Selling price per unit is 10 rupees, variable cost per unit is 6 rupees and fixed cost is 24,000. Now, fixed cost जो होता है it is for total. तो ये मत कहना कि सर 10 रुपए में प्रोडक्ट बेचा, 6 रुपए में प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट पे 4 रुपए कमाया और 24,000 रुपए खर्चा लग गया। अरे धोंडू, 24,000 रुपए क्या एक यूनिट पे थोड़ी लगेगा? 24,000 रुपए जो है फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट किस चीज की है? टोटल की है ना? ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे हमारे बेसिक डेटा को यहां पर लिखेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपीज। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। अभी के लिए आप कंट्रीब्यूशन को जीपी रेशियो की तरह समझ सकते हो या ग्रॉस प्रॉफिट की तरह समझ सकते हो। जैसे दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जीपी निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो जितने में बेचा मतलब सेल्स, माइनस जितने में खरीदा
परचेजेस यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। बट जितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है उतना जेब में नहीं बचता, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कुछ सपोर्टिंग कॉस्ट इंकर करनी होती है, कुछ सर्विस कॉस्ट इंकर करनी होती है, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जीपी में से जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में माइनस करता हूं तब जाकर मुझे मिलता है एनपी। ये भी क्लियर हो गया आपको। नाउ ठीक उसी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग लेते हैं सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? Variable cost means the cost which is directly proportionate to the level of activity। जितना यूनिट बनाए गए उतनी कॉस्ट लगेंगे, नहीं बनाओगे नहीं लगेगी, मतलब 100% इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना। तो 4 रुपए का आपको मिला कंट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है, व्हाट इज पीवी रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो? पहला फॉर्मूला हम लोग यहां पर सीखेंगे पीवी रेशियो का। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, अभी नहीं, आज का दिन, आज का लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग के रजिस्टर के पीछे जो 5-10 पेजेस में मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला शीट बनानी है, हर चैप्टर्स के फॉर्मूला लिखना है, वहां पर आप आज के सारे फॉर्मूलाज अपडेट करेंगे, अभी नहीं, लेक्चर के बाद। सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे यहां पर ए पी वी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब होता है with the change in volume how your profitability changes। पीवी रेशियो ब्रैकेट में रेड कलर का पेन निकालेंगे और लिखेंगे सेम एज जीपी रेशियो। पीवी रेशियो इट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सो मेरा कंट्रीब्यूशन यहां पर है 4 रुपीज, मेरा सेल्स है यहां पर 10 रुपीज, उसको मैं करता हूं मल्टीप्लाई 100 से, तो मेरा पीवी रेशियो आएगा 4040%। चेक कीजिएगा सभी जने, व्हाट विल बी माय पीवी रेशियो? 4040%। इसका मतलब है जितना भी सेल्स मैं कर रहा हूं ना, जितना भी सेल्स मैं कर रहा हूं, वो सेल्स का 40% मेरी जेब में बच रहा है। वो 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन। सर एक बात समझ में नहीं आई, बोल बेटा सर इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं कहते? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा। इसको कंट्रीब्यूशन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है, चंदा है टू रिकवरी और फिक्स कॉस्ट। बेटा जितना कंट्रीब्यूशन आपने कमाया है वो पूरा के पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक तरीके से सपोर्ट है, ये मेरी हिस्सेदारी है, ये मेरा शेयर है टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट। एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई ना, फिर आप कह सकते हो कि जितना कंट्रीब्यूशन है पूरा के पूरा प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? पर जब तक फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाती, रियली स्पीकिंग वो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं होता, ये चीज समझना। तो पीवी रेशियो 40% का मतलब है कि जो भी सेल्स मैं कर रहा हूं उस सेल्स का 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है, काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी जरूरत नहीं है, आगे के लिए सिर्फ अपने पास लिख के रखिएगा। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मेरी बुक के अंदर अगर आप देखोगे, ये देखिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर लिख कर दिए हैं, बट स्टिल जो मैंने दिया है वो अलग चीज है, लेकिन अभी मुझे आपको पूरा स्क्रैच से बताना है। समझ में आ रहा है? अभी इस फॉर्मूला की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सर्टेनली इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एक चीज हम देखेंगे। इसी के साइड लाइन पर एक चीज हम और देखते हैं, ठीक है? मतलब एक ही चीज से मल्टीपल चीजें हमें देखना है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा पीवी रेशियो 40% है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा पीवी रेशियो 40% है, देन दिस मींस माय वीसी रेशियो विल बी 60%। चेक करो, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? अच्छे से दिमाग चलाओ, सोचो। अगर मैं कहता हूं कि मेरा पीवी रेशियो 40% है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा वीसी रेशियो 60% होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीसी रेशियो? वेरिएबल कॉस्ट
रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी किताब में नहीं मिलेगा ये सब कुछ, मैं अभी बता रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, इसलिए पूरी तरह अटेंटिव रहिएगा, है ना। दो क्वेश्चन समझ लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक टूल्स आपके पास आ जाएंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आता है। अगर मैं कहता हूं कि पीवी रेशियो 40% है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वीसी रेशियो 60% होगा दोस्तों? वीसी रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, विल इट बी 60%? ये सब टूल्स हम हमारे पास क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को डिसीजन दे सकते हैं कि भैया जी ये प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो सबसे पहला टूल, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने सीखा है वो है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इट इज सिमिलर टू योर जीपी रेशियो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये रेशियो हमें बताता है कि जो भी माल हमने बेचा है, जितने का माल हमने बेचा है दोस्तों, उसमें से कितना पैसा हमने कमाया है। ठीक है, अब जितना पैसा हमने कमाया है वो हमारी कमाई है, लेकिन पीवी रेशियो के अलावा जो होगा वो मेरा खर्चा होगा, तो इसका ऑपोजिट होता है वीसी रेशियो। एक बात बता मेरे यारा, वीसी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया, वीसी अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या मैं यहां से वीसी रेशियो का एक और फॉर्मूला बना सकता हूं? कैन आई से वीसी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो? अरे हाँ, अरे हाँ सर, ये तो बन सकता है ऐसा फॉर्मूला। वीसी रेशियो का एक और फॉर्मूला बन गया ना। क्या फॉर्मूला बन गया? 100 माइनस पीवी रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू वीसी रेशियो। ओ यस सर, यस, ये टूल्स हैं, ये सब हमारे क्या है? टूल्स हैं, इसको जमा करके रखो। और अभी एक और आदत डाल लो, अभी बता रहा हूं, एक और आदत डाल लो, अभी क्वेश्चन जस्ट शुरू हुआ है। क्या आदत डालनी है? मेरी बात ध्यान से सुनना मुन्ना, जहां पर भी जो भी फॉर्मूला दिख रहा है ना, अभी उस फॉर्मूला को ऐसा हाईलाइट करके रख लो, ताकि जो मैंने आज आपको एक होमवर्क दिया है कि आपके कॉस्टिंग के रजिस्टर के अंदर जो आपने एक फॉर्मूला बुक बनाई है, एक पीछे के 10 पेजेस बनाए जहां फॉर्मूला लिख रहे हो, मटेरियल कॉस्ट का लिखा था, लेबर का लिखा था, वहां पे वो हाल से रोवन वेरियस इन्वेंटरी लेवल सब आ गया। वहां पर जाकर आपको ये फॉर्मूलाज को क्या करना है? अपडेट करना है, अभी नहीं, लेक्चर खत्म हो जाने के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट किस तरीके से फॉर्मूलाज हम बना रहे हैं? पीवी रेशियो, पीवी रेशियो से क्या देखा? वीसी रेशियो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, करेक्ट? लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड नंबर, ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीस। बहुत बढ़िया, ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। पहले बेसिक डेटा हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, ये जो गिवन डेटा है उसको हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। गिवन डेटा है कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपए, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 24,000 रुपीज। ठीक है, अब ये मत कहना भाई 23,996 रुपए का लॉस हुआ है, मैंने क्या कहा? फिक्स कॉस्ट टोटल का होता है, वो पर यूनिट नहीं होता, इसी बेसिक डेटा है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आकर हम रुक जाते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है, कोई लॉस भी नहीं होता है। मतलब क्या? अब एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल में आते हैं और टेबल की मदद से ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर ऊपर आप लिखेंगे बी। ए क्या था? ए था पीवी रेशियो, उसके लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ी, बी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो गिवन डेटा है उसको मैं एज इट इज लिखता हूं। फिक्स कॉस्ट मेरी एज इट इज रहेगी 24,000 रुपीज। ठीक है, मुझसे कहा है कि मुझे फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर देर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर मेरा प्रॉफिट जो है वो शून्य, जीरो हो जाना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जीरो। ओके, ओके, क्या मैं यहां पर, बस मुझे यस या नो में जवाब चाहिए, क्या मैं यहां पर जीरो लिख सकता हूं? क्या मुझे जवाब दो।
टेबल के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला के थ्रू आएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात यहां पर इस पॉइंट पर आकर प्रॉफिट मेरा शून्य हो जाता है। क्या मैं यहां पर जीरो लिख सकता हूं क्या? एक बार सभी जने चेक कर लेना। मुझे पता है, आई नो दैट माई टोटल फिक्स कॉस्ट इज 24,000। आई हैव टू अर्न सच एन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, आई हैव टू अर्न सच एन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करना है जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाए। मेरी फिक्स कॉस्ट है 24,000 रुपए, ध्यान से सुनना, मेरी फिक्स कॉस्ट है 24,000 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मच इज माई डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन? मतलब मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करूंगा तो मैं ब्रेक इवन करूंगा? कैन यू गिव मी दैट फिगर ऑल ऑफ यू? फटाफट जवाब चाहिए मुझे। टेबल देखिए, टेबल में डेटा देखिए और डेटा देखकर मुझे बताइएगा कि कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करने पर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरा रिजल्टेंट फिगर जीरो आएगा। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो सभी जने। कैन आई से इट विल बी 24,000 रुपीज? चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। यहां तक सबको क्लियर है? कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से समझना। इसका मतलब है अगर 24,000 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, अगर 24,000 रुपीज मेरा कंट्रीब्यूशन होता है तो 24,000 में से 24,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेने के बाद दोस्तों मेरा प्रॉफिट लॉस का फिगर आ जाएगा जीरो। मतलब ये वो पॉइंट रहेगा दोस्तों, दिस इज द पॉइंट वेयर आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट एनी लॉस एंड सच पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या मैं कुछ इससे कंक्लूजन बना रहा हूं वो मैं नीचे लिख रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? देखो जरा, इस पे विचार करो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट? मेरी जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन होगा, तब जाकर मैं ब्रेक इवन करूंगा। हाँ सर, ये तो हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना है कि मैं कितने का सेल्स करूंगा तो ब्रेक इवन होगा और कितने यूनिट्स बेचूंगा तो ब्रेक इवन होगा। क्वेश्चन पढ़ना वापस, क्या है? ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीस। मेरा सवाल समझ रहे हो? मतलब कितने रुपए का वैल्यू ऑफ सेल्स करूंगा तो ब्रेक इवन होगा और कितने यूनिट्स बेचूंगा तो ब्रेक इवन होगा। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन आई नॉट फॉलो, ध्यान से देख लेना, कैन आई नॉट फॉलो द यूनिटरी मेथड ओवर हियर? जब एक यूनिट में 10 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 24,000 है, तो उसके लिए मुझे कितने का सेल्स करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ सेल्स कितने की करनी पड़ेगी? तो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, जरा चेक करिएगा दोस्तों, इज दिस कमिंग टू 60,000 रुपीज? मतलब ये है कि अगर मैं 60,000 रुपए का सेल करता हूं ना, 60,000 रुपीज का सेल करता हूं, यूनिट नहीं है बेटा जी, जानवी हरियाणवी, ये 60,000 रुपए का अगर मैं सेल्स करता हूं तो दोस्तों मेरा कंट्रीब्यूशन बनेगा 24,000 रुपए। जरा फाइंड आउट करिए दोनों की बैलेंसिंग फिगर, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 36,000 रुपीज। सवाल थे दो, हाउ मच इज द ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, और दूसरा हाउ मच इज द ब्रेक इवन सेल्स यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पर कितनी है? इट इज ₹10 पर यूनिट। एंड टोटल सेल्स वैल्यू कितनी चाहिए? 60,000। 60,000 कैसे आया? यूनिटरी मेथड से आया। तो 60,000 रुपीज का सेल्स करना है 10 रुपए से बेचकर, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर कितने होंगे बाबू बशाए? चेक कर लीजिएगा, इज इट कमिंग टू 6,000 यूनिट्स? चेक ऑल ऑफ यू। कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ प्लेन क्लियर, क्लियर प्लेन कॉमन सेंस बेसिस पर ये आंसर्स हमने निकाले। चेक कीजिएगा ये आंसर सभी का आया क्या? ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस, चेक कीजिएगा सभी जने। अब 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 हम यहां से बनाते हैं फॉर्मूला, एक सेकेंड, अच्छे से बनाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू
इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अगर मैं ध्यान से देखना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करूं तो आंसर मिलेगा। देखो मैंने यहां पे किया क्या था, सोचना 24,000, सर ये तो कंट्रीब्यूशन था ना, अरे लल्ला ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी, चल फिक्स कॉस्ट ले ले, उसको मैंने डिवाइड किया 4 रुपए से, मल्टीप्लाई किया 10 रुपए से, 24,000 into 10 divided by 4 to get the desired value of sales। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, टोटल फिक्स कॉस्ट 24,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%। चेक कीजिए 24,000 डिवाइडेड बाय 40%, अरे हाँ ये तो 60,000 रुपीज आ गया। जो आंसर हमने ऊपर टेबल में निकाला था ना, ये तो वही आंसर है, एग्जैक्टली वही आंसर है। देख लो ऊपर भी टेबल में 60,000 रुपीज आया था, यहां पर भी 60,000 रुपीज आया। अब दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 24,000 rupees divided by contribution per unit is ₹4 per unit। चेक कर लीजिएगा, is it coming to 6,000 units? Have we got the same answer? चेक करिएगा number of units, exactly same answer 6,000 units। break even point और break even sales in terms of units। ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सर अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू दी गई है 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज, और उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 10 रुपया प्रति यूनिट से, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज पर यूनिट से, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स जो आएगा वो आएगा 6,000 यूनिट। चेक कर लीजिए। मल्टीपल टूल्स हमारे पास होने चाहिए, कब कौन सा टूल काम आएगा हमें पता नहीं भाई, मल्टीपल टूल्स जमा कर रहे हैं हम लोग हमारे पास। क्लियर, परफेक्ट। चलो मैं आगे, ए इज ओवर, बी इज ओवर, सी। सी अब समझना, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 10% अबव ब्रेक इवन सेल्स। क्वेश्चन पढ़ना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर 10% अबव ब्रेक इवन सेल्स। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग टेबल में आते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर सी, you have to find out the amount of profit when your sales are 10% above break even sales। break even sales की फिगर मेरे पास है कॉलम बी में। कॉलम बी में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स देखो कितना है 6,000, इससे 10% ज्यादा, 10% 6,000 प्लस 10% होगा बेटा जी 6,600 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रही है, वो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो 6,600 यूनिट्स, इट इज 10% अबव ब्रेक इवन सेल्स। अब मैं ये सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से करूंगा। यहां पर सेल्स वैल्यू आएगी 66,000। व्हाट विल बी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 6,600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज, दैट बिकम्स 39,600। अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि 39,600 कैसे आया है, तो बेटा जी कैलकुलेशन लिख लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 39,600 कैसे आया है, नंबर ऑफ यूनिट 6,600 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपए, या फिर वीसी रेशियो 60%, जो भी करना है कर सकते हो, करेक्ट। ओके, तो अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना बना बेटा जी, 60,000 माइनस 39,600, कंट्रीब्यूशन बना आपका 20,400 सॉरी 66,000 माइनस 39,600, 26,400। वेरी गुड। एंड आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बेटा जी 24,000, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। तो चेक करिएगा आपका प्रॉफिट कितना आया 2,000
₹400 का। चेक कीजिएगा आपका आंसर, चेक कीजिएगा आपका आंसर। यहां पर एक चीज आपने ऑब्जर्व करी क्या, मेरा सेल्स 10% से बढ़ा है और मेरा प्रॉफिट भी 10% से बढ़ा है। चेक करो, मेरा जो सेल है वो 10% से बढ़ा है और मेरा प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के कंपैरिजन से 10% से बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है? आइए ऑब्जर्वेशंस लिखिएगा। Any contribution earned on any sales above break even sale is will be our प्रॉफिट। अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर कोई भी सेल्स कर रहा हूं, एडिशनल सेल्स कर रहा हूं, और उस एडिशनल सेल्स पे जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यहां पर एक फॉर्मूला निकलेगा, फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नया टर्म आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब MOS सेल्स। टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, अब समझना, ब्रेक इवन सेल्स पे जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, contribution on break even sales, this entire contribution is required to recover fixed cost। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि contribution on break even sales it is equal to fixed cost। मतलब यहां पर मैं कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता हूं, तभी तो जाकर मैं ब्रेक इवन करता हूं। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल्स होता है उस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन ऑन MOS सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल जो होता है वो एंटायरली मेरा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वो पूरी तरह मेरा क्या होता है बेटा जी? प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से मैं फॉर्मूला बनाता हूं। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS सेल मल्टीप्लाइड बाय PV रेशियो। ध्यान से समझना, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो टेबल जिंदाबाद। दोनों तरीके, दोनों हथियार अपने पास में लेकर जाना। किसी का काम छोटे हथियार से होता है, किसी का बड़े हथियार से होता है, किसी का बहुत सारे हथियार से होता है। मैंने क्या सिखाया? टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल प्लस MOS सेल। ब्रेक इवन सेल वो वाला सेल होता है जिसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमें काम आता है टू रिकवर अवर फिक्स कॉस्ट। मतलब उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है। लेकिन MOS का जो सेल होता है, इसका पूरा के पूरा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो मेरा प्रॉफिट होता है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो एक बात तो पक्की है, ब्रेक इवन सेल्स पे कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। एग्री करते हो? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का पूरा कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मतलब रियली स्पीकिंग जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ MOS से बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से बनता है। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर निकालना है MOS सेल कितना है। क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट व्हेन द सेल इज 10% अबव ब्रेक इवन सेल्स। द 10% अबव ब्रेक इवन सेल्स। मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना है बेटा जी? 60,000 रुपीज। उसके ऊपर 10%, तो मैं 60,000 इंटू 10% लिखता हूं। ये हो गया मेरा MOS सेल, है ना।
किसी को भी खुद के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं 60,000 कौन सा सेल है, ब्रेक इवन सेल। कहां निकाला था, कॉलम नंबर बी में निकाला था, है ना। उसका 10%, और उसको अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं, पीवी रेशियो से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो तभी मिलेगा ना, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट। तो 60,000 का 10% होता है 6,000 रुपीज, और 6,000 का 40% अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा प्रॉफिट आएगा 2,400 रुपए। जरा चेक कर लो तो, ऊपर के कॉलम में मियां 2,400 रुपए जाता गया, अरे वाह, यस 2,400 रुपए। तो प्रॉफिट ब्रेक इवन सेल्स पे नहीं होता है, ब्रेक इवन सेल्स पे तो सिर्फ कॉस्ट रिकवर होती है। प्रॉफिट एक्चुअली होता कहां है, प्रॉफिट होता है एमओएस पे, समझ में आ रहा, प्रॉफिट होता है एमओएस पे। किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में शुरुआत साल से, पहले साल से प्रॉफिट नहीं बनता है। किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में शुरुआत से आपको टारगेट रखना है कि मैं ब्रेक इवन कितने जल्दी कर सकूं, और एक बार ब्रेक इवन हो गया तो फिर विद द कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ ग्रोथ आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन ये चीज एक बेसिक ध्यान रखना हमेशा कि ब्रेक इवन सेल्स पे कभी प्रॉफिट नहीं होता है। ब्रेक इवन सेल्स पे जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज इनफ टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट। लेकिन एमओएस सेल्स पे क्या होता है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, एमओएस सेल्स पे कंट्रीब्यूशन ऑन एमओएस सेल दैट इज एंटायर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट। बस इतनी चीजें समझनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की भी जरूरत नहीं है, 1 नंबर ही अच्छे से समझ लिया तो आप इक्विप्ड हो जाओगे इस चैप्टर को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। क्लियर हुआ। नंबर डी, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। सबसे पहले टेबल, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, आते हैं टेबल में, लिखते हैं डी, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। मैं सबसे पहले लिखता हूं नीचे दी हुई फिगर 4,000। मुझे क्या कहा है, मुझसे पूछा है कि भैया जी कितना सेल्स करना है अगर 4,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट की फिगर मुझे गिवन है और फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे पता है, मतलब 4,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 24,000 रुपए का, 24,000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट करने के बाद, मतलब मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा जी, चेक कर लो। कैन आई से 28,000 रुपीज, चेक करिएगा, हाउ मच विल बी माई डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, 28,000 रुपीज। अब अगर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 28,000 है तो मुझे यह देखना है कि 28,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे कितने का सेल करना होगा। अच्छा ये एक चीज समझना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रही है, मेरा कॉस्ट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रही है। तो ये कैसे निकालेंगे सर, 28,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं पीवी रेशियो से 40% से, क्यों 40%, नहीं तो यूनिटरी मेथड जिंदाबाद, 28,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 70,70,000। अगर किसी को भी लगता है कि बाद में मेरे तारे जमीन पर आ जाएंगे तो यहां पर आप लिख लेना 28,000 डिवाइडेड बाय 40%, मतलब डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यू गेट डिजायर्ड सेल्स। अच्छा 70,000 में से कितना माइनस करूंगा तो 28,000 आएगा, मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, वेरिएबल कॉस्ट हो गया बेटा जी दोनों की बैलेंसिंग फिगर, दोनों की बैलेंसिंग फिगर मतलब 42,000। अब मैं निकाल लेता हूं यार नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, 70,000 रुपए का सेल करना है 10 रुपए प्रति यूनिट बेचकर, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा बेटा जी यहां पर 7,000 यूनिट्स। सर ये तो टेबल बहुत आसान है, अरे मैं तो भूल ही रहा हूं, पूरा के पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग आसान है मियाँ, बहुत आसान है। 70,000 रुपए का सेल करना है 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बिकम्स हाउ मच, 7,000। चेक ऑल ऑफ यू। अब फॉर्मूला पे आते हैं, क्वेश्चन है हाउ मच इज द डिजायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट चाहिए उसको कमाने के लिए कितने का सेल्स करना पड़ेगा। ओके ओके, फॉर्मूला देखते हैं, इट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय
पीवी रेशियो। अच्छा रुको, यहां पर एक और चीज मैं आपके लिए करता हूं। पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी एक अलग ही पप्पू है। देखो, तो डिजायर्ड प्रॉफिट है मेरा 4000 रुपीज, प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट है 24,000। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 40% से, मेरे पीवी रेशियो से, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 40%, मुझे वैल्यू मिलेगा। हाउ मच विल बी माय डिजायर्ड सेल्स वैल्यू? 70,000। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? ₹4 पर यूनिट से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 28,000 डिवाइडेड बाय 4 रुपए, 7,000 यूनिट्स। 7,000 यूनिट्स। मतलब यहां से एक चीज हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, एक इन्फरेंस पे आ सकते हैं कि अगर मैं डिनोमिनेटर में, अगर मैं डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो लेता हूं तो मुझे मिलेगी सेल्स की वैल्यू, और अगर मैं डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेता हूं तो मुझे मिलेगा सेल्स का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? ये लिख के रखो, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस लिख के रखो अपने पास। अगर मैं डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो लेता हूं तो मुझे मिलेगी सेल्स की वैल्यू, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और अगर मैं डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेता हूं तो मुझे मिलेगा सेल्स का वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स। तो डिजायर्ड सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट, चेक कीजिएगा। मजा आ रहा है? Sales to earn a profit of 10% on sales. E. Sales to earn a profit of 10% on sales. अब यहां पर एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दिया है, रिलेटिव टर्म्स में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। ओके, मेरी एक पेज की तो ये शीट खत्म हो गई। ठीक है, एडजॉइनिंग पेज पे बनाने के लिए कहा था मैंने। ई पे जाते हैं हम। जस्ट सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। कैसे करेंगे? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स कैसे करेंगे? एक चीज बोलूं, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका एक्स होता है। मतलब क्या? लिखो मत, समझो। सपोज करो आपका टोटल सेल्स है एक्स, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वीसी रेशियो कितना है? 60%। ये होगा 0.6x, और आपका पीवी रेशियो होगा 0.4x। वैसे भी 0.4 होता था और वैसे भी 40% है, तो 0.4x कंट्रीब्यूशन। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 24,000। लेकिन आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 10% ऑन सेल्स, मतलब ये होना चाहिए 0.10x। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो कुछ होगा क्या? मेरा इक्वेशन यहां से क्या बना, समझना। मेरा इक्वेशन बना, क्या मैं यहां पर कह सकता हूं, मुझे चाहिए कि 0.40x माइनस 24,000, इट शुड बी इक्वल टू 0.10x। चेक कर लो एक बार, इक्वेशन सबको समझ में आया क्या? My desired profit is 10% of my sales.
my desired profit is 10% of my sales. I don't know how much sales, but my desired sales are my sales are x, then my desired profit is 0.1x. Now if I solve this equation, then what will be the scenario? 0.40x minus 0.10x equals to 24,000. Therefore 0.30x equals to 24,000, and therefore x is equal to कितना आ रहा है? 24,000 divided by 0.3, 80,000 rupees. अब एक काम करते हैं, इसी को टेबल में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि वैल्यू सही है क्या. अगर मेरा सेल्स वैल्यू होता है 80,000, तो 80,000 का 60% मेरा वीसी रेशियो होना चाहिए, मतलब 48,000, और कंट्रीब्यूशन होगा मेरा 32,000. 32,000 के कंट्रीब्यूशन में 24,000 की मेरी गिवन फिक्स कॉस्ट है, तो 8,000 रुपए का मेरा सेल है. और अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरी सेम है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगी तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट सेल जाएगा 8,000 यूनिट्स. चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू. अब लिख लो आप, अब आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत बढ़िया. मैं ट्रैकर अपडेट कर रहा हूं आप लोगों का जब तक. क्लियर हुआ सभी को? घर पे आज इसी क्वेश्चन को एक बार वापस करना है, फिर होमवर्क क्वेश्चन करना है. If new break even point if selling price is reduced by 10%. New break even point if selling price is reduced by 10%. अब समझना चेंज क्या हो रहा है और कांस्टेंट क्या क्या है. आपको आंसर फाइंड आउट करना है, मैं रुकूंगा आपके लिए. आपको फाइंड आउट करना है नया ब्रेक इवन पॉइंट. जैसे ही बोला ब्रेक इवन पॉइंट दोस्त, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते ही पता है यहां पर क्या हुआ. मैं यहां पर प्रॉफिट या लॉस की फिगर को लगा दूंगा 0, और मेरा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है. 24,000 एज इट इज रहेगा. मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन रहेगा 24,000 एज इट इज. अब चेंज यहां पर क्या हो रहा है? यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%. राइट नाउ योर सेलिंग प्राइस इज 10 rupees. 10 rupees minus 10%, it will become how much? 9 rupees. Come on, try to find out the new break even point. नजर हटी, दुर्घटना घटी. दो मिनट में रुक रहा हूं और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा आंसर. You have to find out the new break even point. I'm not concluding by saying right or wrong to any answer. The correct answer is the correct answer is 72,000 rupees. चेक करना कैसे, ठीक है. देखो बेटा,
आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 9 रुपीस, बट डज दैट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है? नहीं, एक्सीडेंट पॉइंट, लड़की बन जानी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट अभी भी 6 रुपए पर यूनिट ही है जो ओरिजिनल डेटा के हिसाब से था, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होती है तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज होगा। इतना ही नहीं, आपका पीवी रेशियो भी चेंज होगा। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? If my selling price per unit changes or my variable cost per unit changes, my PV ratio changes। पेज नंबर 1 पे चले जाना चाहिए। सभी जने आएंगे अपने रजिस्टर के पेज नंबर 1 पे, सेल्फ एनालिसिस पेज पे। हर एक चैप्टर का पहला पेज जो रजिस्टर में आप चालू करते हैं उसको टाइटल देते हैं सेल्फ एनालिसिस पेज, और सेल्फ एनालिसिस पेज पे आप लिखते हैं ऐसे कुछ की टेक अवे पॉइंट्स जो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में यूजफुल होते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट per unit changes, PV ratio will change। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है इस क्वेश्चन में, वो पता है क्या करता है? बच्चा यहां पर डेटा तो रिवाइज लेता है लेकिन ओरिजिनल पीवी रेशियो लेता है। मतलब वो 24,000 को डिवाइड करेगा 80% से, 40% से, जो हमारा ओरिजिनल पीवी रेशियो था, और वो सोचेगा कि मेरा डिजायर्ड सेल जो है वो 60,000 रुपीज, और ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। या फिर वो ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स लेगा जो हमने पहले लिया था 6,000 यूनिट्स, और उसको 9 रुपए से मल्टीप्लाई करके कहेगा 54,000 रुपीज मेरा ब्रेक इवन सेल्स है। वो भी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा करने का मन है तो एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप खुद पता, आपको पता चलेगा कि आप अटक गए। Please understand, my selling price per unit is changing, but my variable cost is not changing। My variable cost is still rupees 6 per unit, thereby my contribution per unit comes to rupees 3। Now guys, you can follow unitary method। If you follow unitary method, 24,000 into 9 divided by 3, you will get your desired sales as 72,000 rupees, and 72,000 divided by 9 rupees per unit, you will get break even units as 8,000, and your variable cost will be 48,000। F break even sales is equal to total fixed cost divided by contribution per unit। अगर मुझे आंसर यूनिट में चाहिए तो डिनोमिनेटर में contribution per unit। टोटल फिक्स कॉस्ट 24,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। चेक कीजिएगा। आया मजा? और लास्ट जी, न्यू सेलिंग प्राइस इफ ब्रेक इवन इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 4,800। अब ये लास्ट के दो क्वेश्चन बड़े ट्रिकी है पर मजा आ रहा है। आपको नया सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 4,800 यूनिट्स, चेक करना डेटा क्या क्या दिया है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी नया ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है दोस्तों। जैसे ही बोला ब्रेक इवन पॉइंट, मैं यहां जीरो लगाता हूं, यहां जीरो लगाया। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम 24,000, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 24,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको क्या डेटा दिया और क्या फाइंड आउट करना है? आपसे कहा है नई सेलिंग प्राइस बताइए अगर ब्रेक इवन पॉइंट 4,800 यूनिट्स पे लाना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड दिया है 4,800 यूनिट्स, और आपको फाइंड आउट करना है ये वाली फिगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ सभी जन। फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 4,800 units।
ऐसा सर हमार खोपड़िया का ना तार खुल गवा है। आज कोनो ससुरा हमसे पूछेगा ना कि हमार खोपड़िया में का चल रहा है, और हमारे पास कोनो जवाब नहीं हमार खोपड़िया में का चल रहा है। मेरे भाई अखिल मेरी बात सुन, आंसर देने से पहले थोड़ा लॉजिक लगा। देख मेरे दोस्त, जब नंबर ऑफ यूनिट्स 8000 थे तब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 9 रुपए थी। अब नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कम हो रहे हैं मेरे भाई अखिल, तो तेरी सेलिंग प्राइस कम कैसे होगी भाई? सेलिंग प्राइस तो बढ़नी चाहिए ना। दिमाग चला। राज रवि राज सिंह जाला, यू आर ऑल्सो डूइंग सेम मिस्टेक ब्रो। जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, थिंक लॉजिकली। what are they saying? You have to find out the new selling price. ठीक है brother? Now understand, when you were selling 8000 units at 9 rupees, then you were breaking even. Now your number of units are decreasing, मतलब अब आपको कम यूनिट बेचकर ब्रेक इवन करना है। तो मेरे दोस्त अगर कम यूनिट बेचकर ब्रेक इवन करना है तो आपकी सेलिंग प्राइस कम तो नहीं होगी ना, 100% बढ़ेगी। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क की फिगर है ये 9 रुपए के ऊपर आएगी। तो अखिल भाई आप 5 रुपए और राजवीर भाई आप 6 रुपए कैसे कह रहे हो? 5 रुपए और 6 रुपए तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। कितनी प्राइस पर 4800 यूनिट जब आप बेचेंगे तब जाकर आप ब्रेक इवन करेंगे? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 11 रुपीज। अब वो आंसर आया कैसे, फोकस कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं पता, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं पता तो आपको टोटल सेल्स नहीं पता, लेकिन आपको डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पता है और एक और चीज आपको पता है और वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 4800 यूनिट्स आपको बेचना है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये इस क्वेश्चन का एंट्री पॉइंट है। मतलब दोस्त आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 28,800 रुपीज। You have to now find out that how much sales revenue will you do or should you do to achieve a contribution of 24,000 after incurring the variable cost of 28,800. मतलब now you will go bottom to top, तो 28,800 plus 24,000। अगर आप 52,800 रुपीज का सेल्स करते हैं तो जाकर आपका 24,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा। और 52,800 का सेल्स कैसे होगा? जब आप 4,800 यूनिट्स बेचेंगे। तो ये 11 रुपए कैसे आया? 52,800 डिजायर्ड सेल्स divided by number of units given in the question 4,800, you will get rupees 11 per unit. Check all of you. Check all of you. समझ रहे हैं आप? मतलब आप देखो कैसे घुमा है, कैसे अप्रोच है। बस एक ब्रेन एक्सरसाइज समझ लीजिए आप। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इट्स योर ब्रेन एक्सरसाइज। The important point in this part is this part. Very good. Very good. Question number 1 is over. Yep. Tell me. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसा लगा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था सर, बहुत मजा आया। समझ में आया आपको सब कुछ अच्छे से? हाँ सर, अच्छे से समझ आया। दिमाग के तार खुल जाते हैं ना ये टॉपिक के अंदर। हाँ सर, एक अलग डायमेंशन मिलता है मजा आता है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग का होमवर्क आज अच्छे से करना है, समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है, इसको अच्छे से करना है और जो अभी हमने सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है और ओल्ड सिलेबस के आरटीपी मई 19 और नवंबर 19 दो आरटीपी में क्वेश्चन आ चुका है। यस सर।
ओके, Yes, sir. चलो थैंक यू. Thank you. Are you getting all of you? So question number 1 we did, 2 we are not doing today. 3 और 4 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फटाफट, मजा आएगा. Do you want to try question number 5? Do you want to try? I'll wait for 3-4 minutes. Come on, try करो question number 5. You are given the following particulars. Fixed cost is rupees 1,50,000. Variable cost is rupees 15 per unit. Selling price is rupees 30 per unit. Calculate the break-even point and sales to earn a profit of rupees 20,000. Break-even point भी निकालना है और desired sales to earn the desired profit भी निकालना है. फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, टेबल भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं. Now understand, we will find out our PV ratio. PV ratio is equal to contribution upon sales into 100. Contribution है 30 rupees selling price minus 15 rupees variable cost, 15 rupees का contribution है upon sales multiplied by 100. आपका PV ratio आ रहा है 50-50%. चेक करिएगा. सबसे पहले आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट आपकी है 1,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो है वो है आपका 50%. तो डिजायर्ड सेल्स फॉर ब्रेक इवन इज रुपीज 3 लाख. अगर मैं रुपीज 3 लाख को डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपीज से, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे 10,000 यूनिट्स. चेक कीजिएगा सभी जने. दूसरा, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000. डिजायर्ड सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट. तो 20,000 प्लस 20,000 plus fixed cost 1,50,000 divided by PV ratio 50-50%. चेक कीजिएगा 3,40,000 रुपीस का आंसर आता है. क्वेश्चन नंबर 5, ICI स्टडी मटेरियल illustration number 2. Very simple. Because we've invested a lot of time in the question number 1 where we understood all the concepts in detail, using table, using formula, derivation of formula, every single thing. क्लियर? सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त. एक बार मैं क्विकली लेकर चलता हूं आपको आपके ट्रैकर की तरफ और बताता हूं कि सीए इंटरमीडिएट मई 24 कॉस्टिंग की जो बैच है उस बैच के अंदर कैसे चल रहा है. सब कुछ बढ़िया. लेक्चर नंबर 1 से बैच चालू हुआ, 15 दिसंबर 2023 को चालू हुआ. एक एक कर चैप्टर्स हम लोग खत्म करते आए और आज हम इतना आगे पहुंच गए दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. प्लीज इंश्योर कीजिएगा आपने अपनी टेस्ट दी है. टेस्ट नंबर 1 हो गई है, 2 हो गई है, टेस्ट नंबर 3 हो गई है, टेस्ट नंबर 4 का पेपर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अपलोडेड है. आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5050. डेट है 24 फरवरी. आज हमने क्या देखा है, ट्रैकर में मैंने पोस्टिंग की है, चेक कीजिएगा. आई हैव एक्सप्लेन्ड द बेसिक्स ऑफ टॉपिक. We have done question number 1, which is a very important question to understand the terms, and question number 5. Your homework is question number 3 and question number 4. Syllabus on the track.
वेरी वेल आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद बजट, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, हम लोग आराम से सिलेबस खत्म करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद बजट कंट्रोल, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, और फिर होगी आपकी टेस्ट नंबर 5, फिर 2 चैप्टर्स और फिर टेस्ट नंबर 6। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, पार्टिसिपेटिव रहिए और क्लास के साथ डेली अपने शेड्यूल्स कंप्लीट करते रहिए। May 24 का अटेम्प्ट क्रैक करके आना है, बस यही गोल, यही टारगेट हमें अचीव करना है। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 7 बजे, tomorrow morning at 7 o'clock. Thank you so much. Have a good day all of you.